तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर का और हमने चाइना के डेवलपमेंट पाथ को पढ़ लिया कि चाइना ने क्या क्या किया है। ठीक है, अब हम आ गए हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज कैसी थी, पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ कैसा रहा है। तो पहली बात तो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में मिली थी। ठीक है, उसके बाद 1971 में जाकर क्या हुआ था, एक सिविल वॉर हुई थी। 1971 में एक सिविल वॉर हुई थी जिसमें पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो अलग हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें पाकिस्तान के साथ हुई। उसके अलावा अगर हम देखें तो 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पाकिस्तान। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का नंबर 6th नंबर पे आता है और लगभग इनकी जितने भी पॉपुलेशन है उसका 1/3 पार्ट पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहता है। ठीक है, और ग्रोथ रेट इनका बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इनस्टेबल है। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। हमारी तरह देखो, पाकिस्तान ने ना बहुत सारी चीजें हमारी कॉपी करी है, तो हम जिस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं उसी तरीके से पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करता है, यानी कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि यहाँ पर भी कुछ एरियाज में पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करता है तो कुछ एरियाज में प्राइवेट, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है यहाँ पर। उसके बाद 1950s और 1960s में इन्होंने अपना एक रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया। रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क में इन्होंने क्या किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन लोगों के पास ना मशीनरी वगैरह नहीं थी कि खुद से सभी चीजों को बना सके, तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, इनके पास पैसा तो था नहीं, तो कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। बहुत कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर और बहुत कर्जा हो भी रहा है और पहले भी रहा है। तो कैपिटल गुड्स वगैरह ये लोग खुद नहीं बना पा रहे थे, सभी चीजों को इंपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट करने के लिए पैसा उधार ले रहे थे। तो इन्होंने स्टार्ट की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वही देखा देखी, आपको याद हो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने भी पढ़ा है कि इंडिया के अंदर भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। क्या थी ये पॉलिसी? जहां पर हम ये सोचते हैं कि भाई या तो हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट कर लें, मतलब कि वो चीज ना लेकर अपने यहां पर कोई ऐसी चीज देख ले जो उसका काम कर दे। ठीक है, या अपने यहां पर ही उस चीज को बनाना शुरू कर दे। ठीक है, दो रास्ते हैं, या तो जो चीज हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही है उसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल लो कि यार इसके जगह पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे कि चाय में चीनी की जगह पर गुड़, या फिर हम वही कमोडिटी अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें या उसके बिना काम चला लें, यानी कि आप फिर चीनी डालें ही ना, है ना, बिना चीनी वाली चाय पीना शुरू कर दें। तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया की कॉपी करी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी, क्योंकि हमने भी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था अपने यहाँ पर जब हम चाहते थे कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो। तो क्योंकि ये लोग भी कर्जे में डूबे हुए थे, इनके पास खुद का पैसा तो था नहीं, अपने यहाँ पे कुछ बना नहीं पा रहे थे, तो बाहर से एड लेते थे, यानी कि पैसे लेते थे, फाइनेंशियल हेल्प लेते थे और उसे इंपोर्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा इनके बढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की एक रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। अब इस पॉलिसी के साथ टैरिफ प्रोटेक्शन भी मिली कंज्यूमर गुड्स को विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन द कंपीटिंग इंपोर्ट्स, यानी कि टैरिफ मतलब टैरिफ टैक्स। ठीक है, तो यहां पर पॉलिसी के साथ टैरिफ प्रोटेक्शन हुई कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल रखा गया उनके ऊपर, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत थी इन लोगों को। इसलिए 1960s के अंदर देखो फिर से एक और हमारी जैसी कॉपी, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया के अंदर 1960s में ही यहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और वहां पर भी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन इनके यहाँ पर भी आया, जिसने अच्छा खासा इनको डेवलपमेंट शो किया। 1970s में इन्होंने सोचा कि कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज करेंगे, यानी कि कैपिटल गुड्स मतलब वही आपके आयरन स्टील वगैरह, कि हम पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस करेंगे इसके अंदर, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे इसमें। बट धीरे धीरे इनको ये बात समझ में आई कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले, हमें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का साथ चाहिए, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट एडवाइस हमें चाहिए होती है, उनकी प्रोफेशनलिज्म चाहिए। तो फिर डीनेशनलाइजेशन हुआ और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया कि वो भी आए और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर करें। उसके बाद इन लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट लिया, कहां से लिया? वेस्टर्न नेशन से लिया, और जो भी इनके एमिग्रेंट्स थे मिडल ईस्ट के अंदर, वहां से रेमिटेंसेस आती थी इनके पास।
गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे इंसेंटिव्स देने शुरू किए और 1988 में इनके यहाँ पर भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखा कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ किस तरीके का रहा है। अब हम जरा कंपैरिजन कर रहे हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के थ्रू। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में हमारे पास ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। देखो, आपको डेटा लर्न नहीं करना है, आपको ये मिलेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा, आपको जस्ट इसका कंक्लूजन निकालना होगा कि ये डेटा क्या कह रहा है, ये टेबल क्या कहना चाह रही है आपसे, आपको बस वो कंक्लूजन निकाल के लिखना है। ठीक है, तो अगर हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात करें 2017-18 का डेटा, ये आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखें तो आपको 2015 का मिलेगा। तो किसी भी ईयर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट कंपैरिजन करना है। तो 17-18 थोड़ा सा लेटेस्ट है हमारे पास। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1352 इन मिलियंस लिखा हुआ है ऑलरेडी, चाइना 1393 और पाकिस्तान 212, 1352 इंडिया, चाइना में 1393 और पाकिस्तान में 212। तो कहाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन दिख रही है आपको? चाइना में। तो चाइना जो था वो हमारे पास मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी इन 2017-18, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया है। ठीक है, और जो लोवेस्ट है, लीस्ट पॉपुलेशन है, वो हमारे पास कहां पर है? पाकिस्तान में है। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट पाकिस्तान की ज्यादा है। ठीक है, जो एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली वो किसकी ज्यादा देखने को मिली? हमें पाकिस्तान की ज्यादा है और चाइना की लीस्ट है, जहां पर चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया था उस रेस में 1980s के बाद, लेकिन उसके बाद भी चाइना की जो एनुअल ग्रोथ रेट रही है वो कम ही रही है। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाया और हमारा इंडिया लगभग मिडल उसमें ही रह गया। डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट लैंड एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में देखें तो सबसे ज्यादा हाईली डेंसिटी वाली जो कंट्री है वो हमारे पास इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लैंड एरिया कम है उस पॉपुलेशन को रखने के लिए, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना डेंसिटी के टर्म्स में लोवेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुले खुले एरियाज है, बहुत लैंड है चाइना के पास, और जिस हिसाब से उसके पास लैंड है उस हिसाब से उसके पास लोग कम है। ठीक है, यानी कि खुले खुले आराम से लोग रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है फिर डेंसिटी के मामले में, 275 है यहाँ पर। तो अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो चाइना लार्जेस्ट नेशन है विद लोएस्ट डेंसिटी, यानी कि एरिया वाइज बड़ा भी है और डेंसिटी वाइज लोवेस्ट भी है, यानी कि अच्छा है, यहाँ पे खुला माहौल है। उसके बाद जेंडर रेशियो की अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। अभी जेंडर रेशियो क्या बताती है? जेंडर रेशियो ये बताती है कि 1000 मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स कितनी है। ये हमारी रेशियो क्या बताती है कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है आपके यहाँ पर। तो 1000 मेल्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर तो देखो सबसे ज्यादा है 949, 1000 मेल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे फीमेल्स कितनी है? 949। फिर उसके बाद पाकिस्तान में 943, सबसे कम है 924। कहां पर? इंडिया के अंदर। क्यों? हालांकि देखा जाए तो तीनों ही जगह पर कम है। क्यों? क्योंकि तीनों ही कंट्रीज के अंदर जो सन डोमिनेंस वाली जो सोच है कि बेटा होना चाहिए, ये तीनों कंट्रीज में था। तो ये जो एक सोच है, ये जो प्रिमिटिव बिलीफ था, इस वजह से फीमेल्स का जो रेशो रहा है तीनों ही कंट्रीज के अंदर वो कम रहा है। ठीक है, तो इस मामले में अगर हम देखें जेंडर इनइक्वालिटी में तो भाई हमारी इंडिया विद लोएस्ट जेंडर रेशो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक फीमेल अब एक एवरेज एज में कितने नंबर ऑफ चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, उसे फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो हाईएस्ट है पाकिस्तान के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद हमारे इंडिया वाले, और सबसे कम चाइना में। इसका एक रीजन है, यहां पर क्योंकि आई थी वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगी कि वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी, हमें डिस्कस करना है इसे। तो ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट था वो हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अदर कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट हमारा ठीक ठाक है। सबसे कम है चाइना के अंदर और हाईएस्ट है पाकिस्तान में। उसके बाद अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन समझते हो ना, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन ज्यादा देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें चाइना के अंदर। चाइना हमारा अच्छे से डेवलप हुआ तो वहां पे अर्बनाइजेशन हमारा बढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान,
पाकिस्तान में भी अर्बनाइजेशन बढ़ा, लेकिन इंडिया हमारा यहाँ पर भी पीछे रह गया। तो अगर अर्बनाइजेशन की हम बात करें तो हाईएस्ट है चाइना में, लोएस्ट है इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन। आपको बस एग्जाम में ये कंक्लूजन को अच्छे से प्रेजेंट करना है बस। अभी जिस वन चाइल्ड नॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, जरा थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लेते हैं। ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी चाइना के अंदर इन लेट 1970s में। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए चाइना ने इंट्रोड्यूस किया कि हमने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी वन चाइल्ड नॉर्म, जिसके अंदर पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे ये कुछ इंसेंटिव्स भी देते थे उन लोगों को जिनके सिर्फ एक ही बच्चा हुआ करता था, तो उसको अच्छे खासे इंसेंटिव्स मिलते थे। इफेक्ट क्या हुआ इस वन चाइल्ड नॉर्म का कि एक तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुई कम, और ये अभी हमने पीछे देखा भी कि चाइना की पॉपुलेशन किस तरीके से कम हुई। तो डिक्लाइन हुआ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, बट कुछ टाइम बाद चाइना के अंदर अगर ये पॉलिसी चलती रहती, अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती चाइना के अंदर, तो चाइना में एडल्टली पीपल ज्यादा देखने को मिलते। क्योंकि भाई जब यंग पॉपुलेशन होगी ही नहीं और जो ऑलरेडी है तो वो भाई ओल्ड तो होते ही जाएंगे ना, तो एडल्टली पीपल यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और जो यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो कम। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो लेबर फोर्स है उसके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास लेबर फोर्स नहीं रहेगी, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कौन सी पॉपुलेशन हो जाएगी? जो ऑलरेडी किसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी वजह से वन चाइल्ड नॉर्म को फिर जल्द ही रिवॉक मतलब इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया और कपल्स को अलाउड किया गया कि अब वो 2 बच्चे भी कर सकते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को फिर हटा दिया गया। ठीक है, तो उसका रीजन मतलब बेसिकली आपको ना रीजन याद रखना है इसके अंदर कि क्यों हटा दिया गया। उसका रीजन क्या था कि एडल्टली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है।